नमस्ते बच्चों, आप सभी का श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय भादरा में संचालित ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। बीएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों के लिए उनके विशेष समावेशी स्कूल बनाना के अंतर्गत आज हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि कल हम चर्चा कर रहे थे, हमारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 एनसीएफ 2005 के रूप में जिसे जाना जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। उसके विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हमने जाना। आज हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा एनसीएफ 2005 की समस्याएं क्या क्या हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की समस्याएं। एनसीएफ 2005 हमारे देश में आज़ादी के बाद समय समय पर यथा आवश्यकता अनुसार हमारी शिक्षा पद्धति में बदलाव करने के प्रयास किए गए हैं और उन्हीं प्रयासों की श्रेणी में विभिन्न जो हमारी शिक्षा नीतियाँ बनी हैं, विभिन्न शिक्षा आयोगों का गठन हुआ है। उन्हीं नीतियों के अंतर्गत हमारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 है, जिसमें कल जैसा कि हमने जाना था, यह अपने विभिन्न सिद्धांतों पर आधारित है। उन सिद्धांतों की जब हम बात करते हैं, इस पाठ्यक्रम योजना को जब हम लागू करते हैं, इसके विभिन्न सिद्धांतों को जब लागू किया जाता है, तो इसके रास्ते में अनेकों प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। उन्हीं समस्याओं की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। 2005 की जो हमारी पाठ्यक्रम संरचना है, उसमें आने वाली प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो हमारी समस्या है इसमें, वो है भाषागत समस्या। भाषागत समस्या। आज़ादी के दौरान जो हमारा जो देश था वो विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था और उन विभिन्न रियासतों में अलग अलग शासन चलता था। आज़ादी के पश्चात जैसे कि हमारे उन रियासतों का एकीकरण किया गया, एकीकरण के पश्चात हमारे सामने समस्या आई कि हमारे देश की भाषा क्या हो। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे देश की भाषा क्या हो और उस भाषा में जो कि हमारे शासकीय कार्यों का निष्पादन किस भाषा में किया जाए, हमारी शिक्षा पद्धति है वो किस भाषा में हो, आदि आदि बिंदुओं पर चर्चा की गई। क्योंकि पूरा जो देश था वो एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण सबसे बड़ी समस्या आ रही थी भाषाई समस्या। इसमें आज़ादी के बाद विभिन्न शिक्षाविदों और विभिन्न विद्वान लोगों ने और विधि विशेषज्ञों ने इस पर गहन मंथन किया और मंथन के पश्चात हम किसी एक बिंदु पर जब पहुँचे तो भी हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा को मान लिया जाए। लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये आई कि उन हिंदी भाषा को मानने वाले जो राज्य हैं, उनके अलावा बहुत सा ऐसा क्षेत्र था जहाँ लोग हिंदी भाषा को जानते तक नहीं। यह हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। तो वही बात जब 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया, उन्होंने भी इसी पर चर्चा की। उसके बाद 1952-1964 के विभिन्न जो शिक्षा आयोग थे या फिर उसके पश्चात जितनी भी हमारी शिक्षा की समितियां बनी हैं, उन सभी के सामने यह समस्या उत्पन्न हुई कि किस भाषा में शिक्षा दी जाए। विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा ये बताया गया कि बालक को प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। मातृभाषा में बच्चा जितना अच्छे तरीके से समझ पाता है उतना और किसी अन्य माध्यम में नहीं समझ पाता है। तो उसी प्रकार से जब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 को जब लागू किया गया तो हम उसमें देखते हैं
कि सबसे बड़ी समस्या थी भाषा की समस्या। हमारी इस भाषा का जो माध्यम है शिक्षा का हमारा, वो किस भाषा में हो, हम हिंदी भाषा को माने या अंग्रेजी भाषा को तवज्जो दी जाए, या फिर संस्कृत भाषा को माना जाए, या फिर जो क्षेत्रीय भाषाएं हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में बोली जाती हैं, किस भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए, यह हमारी सबसे बड़ी समस्या थी। अब उसके बाद में जैसे एमसेट 2005 की हम बात करते हैं, तो दूसरी जो समस्या उठकर आती है हमारे सामने, वो थी संसाधनों का अभाव। दूसरी समस्या क्या है इसमें? संसाधनों का अभाव। बदलते शैक्षणिक वातावरण में हमें जरूरत है तकनीक के साधनों को अपनाने की। विभिन्न तकनीकी संसाधनों का प्रयोग हमारी शिक्षा व्यवस्था में किया जाए। अब आज़ादी के पश्चात जब हमारा देश, जो कि एक विकासशील राष्ट्र है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जूझ रहा था, वहाँ हम हमारे शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएं तो किस तरीके से उठाएं। जहाँ हमारे देश में एक दौर में खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता नहीं थी, वो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती था। उसी चुनौती के दौर से जब हमने हमारे शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाया और वैश्विक स्तर के बराबर जब हम खड़ा करते हैं इसे, तो हमारे सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं, जिसमें संसाधनों का अभाव सबसे बड़ी समस्या है। इसमें तकनीक जो है, वर्तमान में शिक्षा में विभिन्न प्रकार की तकनीक का समावेश किया गया है, उन तकनीकी संसाधनों की व्यवस्था करना। आज भी अगर हम बात करें तो हमारे देश के शैक्षणिक वातावरण में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं संसाधनों के मामले में। जहां हमारे विद्यार्थियों के लिए बैठने के लिए पर्याप्त भवन नहीं है विद्यालयों में, वहां अगर हम तकनीक के साधनों की बात करें तो बड़ा अपने आप में बेईमानी सा लगता है। और आज वर्तमान में जरूरत हमें है कि तकनीकी संसाधनों का शिक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा समावेश किया जाए, ताकि विद्यार्थी अच्छे से सीख सके और उन तकनीकी संसाधनों के बारे में हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान हो, ताकि वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभावान विद्यार्थी जो हमारे हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल करना बखूबी समझ सकें। सबसे बड़ी बात ये थी। हालांकि तकनीक जो है उसका प्रयोग किया जाए, एक सीमा तक जरूरी है हमारे लिए तकनीक का प्रयोग कर पाना। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इसको जोड़ा जाए, 2005 की जब संरचना हुई या इसका अमली जामा जब इसे पहनाया गया, इसका खाका तैयार हुआ, तो उसके परिदृश्य में जब हम बात करते हैं आज 2021 में, इसके 15 साल बाद भी, तो आज तो हमें और ज़्यादा महसूस होती है इसकी आवश्यकता कि उन संसाधनों का प्रयोग हम शिक्षा में करें, सबसे ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी के विकास की जब बात आती है तो वह सबसे ज़्यादा जरूरी हो जाता है। आज हम ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ ई लर्निंग की बात की जा रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के विभिन्न जो स्टैंड हमारे पास मौजूद हैं, उनके प्रयोग करने की जब बात आती है तो बच्चा सीखे, उस तकनीक का उपयोग करते हुए सीखे। जरूरी है कि भी वर्तमान परिदृश्य में हम उन संसाधनों का प्रयोग करें। लेकिन हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था, जहाँ एक विकासशील राष्ट्र हमारा है, ऐसे राष्ट्र में जहाँ विद्यार्थियों के बैठने के लिए भवन तक की या फिर विद्यालयों में छोटी छोटी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वाले संसाधनों की कमी है, पीने के पानी तक की समस्या हमारे विद्यालयों में जहाँ आ रही हो, वहाँ पर अगर हम तकनीक की बात करें तो अपने आप में बड़ा बेमानी सा लगता है। तकनीक के संसाधनों का अभाव सबसे बड़ी समस्या थी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की मूलभूत समस्याओं में आती है। अब उसके पश्चात हम बात करते हैं
कि भी सबसे बड़ी जो समस्या है वो अपने आप में अभिभावकों की आकांक्षा, अभिभावकों की आकांक्षा। अभिभावकों की आकांक्षा से हमारा अभिप्राय है कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो बहुत बड़े ऊंचे सपने देखता है और उन सपनों को अपने आप में साकार करवाना चाहता है हमारी आने वाली पीढ़ी से, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिस कार्य को वो खुद नहीं कर सका है वो ये अपेक्षा रखता है कि मेरे आने वाली जो संतति है वो उन सपनों को साकार करे। और प्रत्येक जो माता पिता है वो अपने संतानों को बहुत बड़े ऊंचे पद पर देखना चाहता है। हम IAS बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में वो कुशलता नहीं है, क्योंकि बच्चा अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करता है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा डॉक्टर बने, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा इंजीनियर बने, जरूरी नहीं है ये चीज़ें। हो सकता है उनमें कोई एक अच्छा खिलाड़ी भी है, हो सकता है उन बच्चों में कोई एक अच्छा संगीतज्ञ भी है, हो सकता है उनमें एक अच्छा चित्रकार उन बच्चों में है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे में जहाँ हम बात करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती है, उसी प्रकार कक्षा के प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, लेकिन उसकी रुचि के अनुसार, उसकी कुशलता के अनुसार किसी भी रोजगार की ओर प्रेरित नहीं कर पाते हैं हम बच्चे को। तो वहाँ हमारी जो आकांक्षाएं अभिभावक के रूप में हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, हमारा जो बच्चा है वो एक इंजीनियर बने, हमारा जो बच्चा है किसी ऊंचे पद पर चला जाए, वो एक IAS ऑफिसर बनकर आए, वो एक IPS ऑफिसर बने। तो ये जो हमारी आकांक्षाएं जो हैं उन आकांक्षाओं पर हमारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना जो है 2005 कितना खरा उतर पाए, यह है सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी NC 2005 की, वो है धन का अभाव। धन का अभाव अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। आर्थिक जो कारकों के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो NCF 2005 की सबसे मूलभूत समस्याओं में आता है धन का अभाव। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करें, अच्छा उसे पाठ्यक्रम मिले, अच्छे संसाधनों के माध्यम से उसे शिक्षा मिले, बच्चा अच्छे से सीख पाए, अपने आप में कुशल बने, पारंगत हो। इसके लिए हमें जरूरत होती है इसे भागदौड़ भरी जिंदगी में, इस आर्थिक युग में हमारे पास पर्याप्त धन उपलब्ध हो, जो कि नहीं तो हमारे विकासशील राष्ट्र भारत में हमारे देश की सरकारों के पास होता है और न ही प्रत्येक अभिभावक के पास में धन पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे कि वो उस बच्चे की महत्वाकांक्षाओं को समझते हुए या उसकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसके लिए संसाधन उपलब्ध करवा सकें। हमारी जो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो अपने आप में बहुत ही विकासशील शब्द का हम प्रयोग करें कि विकासशील अर्थव्यवस्था है, या फिर दूसरे अर्थों में हम देखें तो अन्य राष्ट्रों की तुलना में, विकसित राष्ट्रों की तुलना में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो निम्न स्तर की है, जहाँ धन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता नहीं है, जो कि एक अच्छे शैक्षणिक वातावरण का निर्माण कर सके, विभिन्न प्रकार के तकनीकी संसाधन हमारे लिए उपलब्ध करवा सके। ऐसी धन की उपलब्धता हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में नहीं है। अब हम बात करते हैं कि हमारी धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं हमारा जो राष्ट्र है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धार्मिक सहिष्णुता वाला देश है,
इस देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मावलंबी लोगों का एक राष्ट्र, जिसमें हमारे देश की सरकारों द्वारा प्रयास किया जाता है कि विभिन्न धर्मों के जो महापुरुष हैं या जो विभिन्न लोक देवता लोक देवियाँ जो हुए हैं, उन सभी को हम हमारे पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को बताएं, उन बच्चों को उनके बारे में शिक्षा दी जाए और इसका समावेश हमारे पाठ्यक्रम में किया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के अंतर्गत देखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रीय जो महापुरुष हुए हैं, जो हमारे धार्मिक पुरुष हुए हैं, उनके बारे में हो सकता है उस पाठ्यक्रम में जिक्र ना किया गया हो, जो कि लोगों के दृष्टिकोण से एक विवाद का विषय बन जाता है। या फिर जिन महापुरुषों का, जिन धर्म पुरुषों का पाठ्यक्रम में जिक्र आया है, उनको समावेश किया गया है उनका, वो जो उनसे संबंधित जो जानकारियां हैं उन लेखकों द्वारा पाठ्यक्रम संरचना के दौरान उसमें दी गई हैं, तो हो सकता है वो जानकारियां आदि अधूरी हों, तो या फिर किसी भी जानकारी के या किसी भी विषय के किसी एक पार्ट को ध्यान में रखते हुए लोग उसे विवाद का विषय बना देते हैं, तो वो विवादास्पद जो स्थिति से बचना एनसीएफ 2005 के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती था, अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। ये विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताओं से बच पाना हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी जो अगली जो समस्या है एनसीएफ 2005 की, उसमें प्रजातंत्र में सत्ता का परिवर्तन। प्रजातंत्र में सत्ता का प्रजातंत्र में सत्ता परिवर्तन जो है वो पाठ्यक्रम को बहुत हद तक प्रभावित करता है। बहुत हद तक बात करें हम, या फिर दूसरे शब्दों में ये भी हम कह सकते हैं कि सत्ता का परिवर्तन इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पाठ्यक्रम संरचना को आमूलचूल परिवर्तन करने की शक्ति रखता है। अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती है ये कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिस राजनीतिज्ञों द्वारा या जिन सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा जिस पाठ्यक्रम का समावेश किया गया है, जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है वह व्यवस्था बदलते ही उस पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा जरूरी समझा जाता है, हमारे देश के सत्ताधारी लोग इस बात को मानते हैं कि पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना चाहिए। बदलाव के पक्ष में जरूर है, लेकिन वो बदलाव एक सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि केवल हमारे देश की जो सरकारें, देश या राज्यों की जो सरकारें हैं, वो पाठ्यक्रम में बदलाव करती हैं या फिर केवल नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। नाम परिवर्तन करते हुए या उसका बाहरी आवरण परिवर्तन करते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। केवल नाम बदल देने से, तो जिस प्रकार से हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा है कि राष्ट्र संघ जिसका निर्माण किया गया था, वो अपने आप में एक नई बोतल में पुरानी दवा थी, जिस बोतल का केवल लेबल चेंज कर दिया गया, अर्थात विजेता राष्ट्रों द्वारा ही बनाया गया एक संगठन था। उसी प्रकार से इस पाठ्यक्रम का असर यही होता है कि उस पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है। नई सरकार आते ही पुरानी सरकारों के पाठ्यक्रम में बदलाव करती है, उनकी नीतियों में बदलाव करती है। वास्तविक रूप में उस पाठ्यक्रम को बदलने के स्थान पर अगर हम उस व्यवस्था में परिवर्तन करें, जो कि हमारी चरमराई हुई व्यवस्था होती है, उसमें अगर बदलाव करें तो बेहतर होता है। तो जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है प्रजातंत्र में, सत्ता के परिवर्तन के साथ ही जो नई सरकारें आती हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि प्रत्येक जो प्रभावी व्यक्ति है वो अपने क्षेत्रीय प्रभाव के महापुरुषों का वर्णन पाठ्यक्रम में कर देते हैं, या फिर अपनी वैचारिक भावना के अनुसार उस पाठ्यक्रम को बदल देते हैं। अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के अनुसार पाठ्यक्रम को बदल दिया जाता है,
जिससे विद्यार्थियों को लाभ नहीं होता और पाठ्यक्रम निर्माण समिति के सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। अगला जो बिंदु है अपना वो है वैचारिक मतभेद। वैचारिक मतभेद सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि अपने आप में विचारों में समानता नहीं पाई जाती है, क्योंकि जहाँ हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता की, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मानसिक स्थिति है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी भावनाएं हैं, प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वतंत्र विचार हैं। उसी प्रकार हम अगर विचारों की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति जो अपने आप में स्वतंत्र विचार रखता है, तो जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के विचार और दूसरे व्यक्ति के विचारों से मेल खाएं। उन दोनों में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक बात है। और जैसे ही उनमें वैचारिक मतभेद होता है तो चाहे वो सत्ताधारी लोग हों, चाहे वो शिक्षा जगत के लोग हों, चाहे वो समाज के अन्य संगठनों के लोग हों, उनमें जब वैचारिक मतभेद आता है तो वो पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। पाठ्यक्रम संरचना जो समिति है, पाठ्यक्रम निर्माण समिति है, उसके सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो अपना बिंदु है वो उसकी हम चर्चा करें, शिक्षकों की समस्याएं, यानी शिक्षकों से संबंधित समस्याएं अपने आप में बड़ी हैं। शिक्षक समस्या, पाठ्यक्रम निर्माण के दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि भी प्रत्येक जो पहलू है उस पर हम ध्यान दें, और प्रत्येक पहलू पर जब हम ध्यान देते हैं तो पाठ्यक्रम को का निर्माण करने के बाद उसको जब लागू किया जाता है तो उस पाठ्यक्रम के अनुसार विषय विशेषज्ञों की हमें जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से पाठ्यक्रम लागू किया गया है, जिस विषय का जो पाठ्यक्रम दिया गया है, उसके अनुसार उसके विषय विशेषज्ञ हों। हमारे देश में जहाँ हम एक ऐसी शिक्षण व्यवस्था में या एक ऐसे शैक्षणिक वातावरण में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या शैक्षणिक विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, वहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी हो तो अच्छे विशेषज्ञों की कमी अपने आप में हो जाती है। अच्छे विशेषज्ञों की कमी की बात करें या फिर हम बात करें संख्यात्मक रूप में शिक्षकों की कमी, यही सबसे बड़ी समस्या है कि जहाँ हमारे देश में एक एक विद्यालय में अगर हमें जरूरत 20 शिक्षकों की होती है एक विद्यालय में, वहाँ पर उन छात्र संख्या के अनुसार मात्र 5 शिक्षकों से ही काम चला दिया जाता है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है संख्यात्मक रूप में हमारे शिक्षकों की कमी पाया जाना। पूरे देश में आज भी जरूरत है हमारी शिक्षा व्यवस्था को, लाखों करोड़ों शिक्षकों की हमें जरूरत है। वो शिक्षक चाहिए हमारी पूरी पाठ्य व्यवस्था को संभालने के लिए, हमारे पूरे शैक्षणिक वातावरण को हैंडल करने के लिए हमारे लाखों शिक्षकों की हमें जरूरत है, जो कि मिल पाना बड़ी मुश्किल है अपने आप में। या फिर सबसे बड़ी समस्या शैक्षणिक समस्याओं के अंतर्गत हम बात करें, शिक्षकों की समस्याओं की जब हम बात करते हैं तो उन शिक्षकों के सामने अनेकों प्रकार के संसाधनों की कमी है। शिक्षक को शिक्षण कार्य सुचारू रूप से संपादित करने के लिए अनेकों प्रकार के संसाधनों की जरूरत है। जहां हमने पहले भी चर्चा की कि हम तो ऐसे शैक्षणिक वातावरण में रह रहे हैं जहां हमारे देश में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त भवन नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है। वहाँ उन अपर्याप्त भवनों के साथ साथ उन संसाधनों का अभाव है जो शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ऐसे भी विद्यालय देखे गए हैं जहाँ पर्याप्त शिक्षक संख्या के अनुसार श्यामपट तक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे संसाधनों की जब कमी या शिक्षकों को ऐसी समस्याओं से जब जूझना पड़ता है तो वो अपना 100% आउटपुट नहीं दे पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या उभर कर आती है शिक्षक समस्या। तो इस प्रकार से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है
तो इसमें हमने हमारे विभिन्न पाठ्यक्रमों में बदलाव किए हैं। उन बदलावों की श्रेणी में हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 जो है उसके सामने भी अनेकों प्रकार की समस्याएं आई हैं, जिनमें सबसे पहली तो हमारी भाषाई समस्या है कि हमारे पाठ्यक्रम के लिए किस भाषा को माध्यम माना जाए, हमारी शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो, भाषागत समस्या हमारे सामने आती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण समस्या है वो है संसाधनों का अभाव। अनेकों प्रकार के तकनीकी संसाधनों की हमें जरूरत होती है, लेकिन वो तकनीकी संसाधन हमें उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। सुव्यवस्थित और सुचारू शैक्षणिक व्यवस्था के लिए हमें अनेकों तकनीकी संसाधन चाहिए, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था में उपलब्ध हो पाना बड़ी मुश्किल बात है। हमारे देश में जहाँ शिक्षा की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को सुधार की जरूरत है, संख्यात्मक रूप में संसाधन उपलब्ध करवाए जाए और गुणात्मक रूप में भी हो। गुणवत्ता युक्त शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो अनेकों तकनीकी संसाधन होने चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है अभिभावकों की आकांक्षा। इन्हें अभिभावकों के सपने हैं जो कि उस बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, बच्चे की रुचि क्या है, वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है, इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। और केवल हमारे देश में जो शिक्षा है वो अभिभावकों की आकांक्षाओं पर बच्चे खरे उतरे, वो सबसे बड़ी बात होती है। अब अभिभावक जो है बच्चों से बहुत बड़ी अपेक्षाएं रख लेते हैं। कई बार देखने में ये आया है, विभिन्न समाचार माध्यमों से हम सुनते हैं कि बच्चे ने 95% अंक प्राप्त करने के बावजूद भी आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि अभिभावकों की आकांक्षा ये थी कि हमारा बच्चा कक्षा में सर्वोच्च श्रेणी